So welcome back guys. We have already discussed design of machine element under combined loading. हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ फेलियर. चलिए देखते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है. लेट अस गो स्टार्ट टॉपिक थ्योरीज ऑफ फेलियर्स. थ्योरीज ऑफ फेलियर्स. सो माय डियर, जब मैं जनरली लोगों से पूछता हूँ कि थ्योरी ऑफ फेलियर, स्टूडेंट से जब बात होती है कि थ्योरी ऑफ फेलियर हम क्यों पढ़ते हैं, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट का आंसर ये होता है सर थ्योरी ऑफ फेलियर हम पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए. जबकि जब मैंने आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था, मैंने आपको तभी बता दिया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो जो हम निकालते हैं उसका वो निकालना नहीं होता है भाई. आप अपने आप को कितना सिक्योर करना चाहते हो वो आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं डिसाइड करेगा, किसी और तरह की कैलकुलेशन नहीं डिसाइड करेंगी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिव्स यू कि आपको कितना अपने लिए सेफ्टी रखनी है, कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ मटेरियल को देनी है, तो ये कोई और नहीं, आप खुद डिसाइड करोगे. फिर आखिर क्या ज़रूरत है थ्योरी ऑफ फेलियर की. तो माय डियर, मैं एक एक करके आपके सामने सारी चीज़ें रख रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई और कहाँ तक हमारा काम थ्योरी ऑफ फेलियर के बिना चल गया और कहाँ हमें थ्योरी ऑफ फेलियर की ज़रूरत पड़ी. सो माय डियर, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जब हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के अंदर, जिसमें हम बात करते थे बार्स की, है ना, जिसमें हम बात करते थे बार्स की, उसमें होता ये था कि ये मेरे पास एक बार दे दी जाती थी मुझे कि एक मेंबर है और इसके ऊपर ऐसे एक एक्सियल लोड लगाना है. देयर इज सम एक्सियल लोड एक्टिंग ऑन दिस पी, एरिया ऑफ दिस बार इज ए, यंग्स मॉडुलस इज ई, लेंथ इज एल. ये पैरामीटर्स आपको दे दिए जाते थे. और माय डियर, आप यहाँ पे बोलते थे कि जो सिग्मा इंड्यूस आया, क्योंकि माइल्ड स्टील मटीरियल है तो हमने वैल्यू लिख दी पी बाई ए. फिर आप बोलते थे कि भाई अगर आपको डिज़ाइन करना है तो दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा परमिसिबल. फिर मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा परमिसिबल होता है वो होता है सिग्मा फेलियर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सिग्मा फेलियर क्या होगा भाई, डक्टाइल मटेरियल के लिए SYT और ब्रिटल मटेरियल के लिए SUT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो मैंने कहा डक्टाइल मटेरियल हो तो SYT ले लो, ब्रिटल हो तो SUT ले लो, है ना. तो मैंने कहा जो भी मटेरियल होगा उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा. फिर हम लिख देंगे P बाई ए लेस देन इक्वल्स टू SYT और SUT बाई N. और माय डियर, SYT और SUT हमें कहाँ से मिलेगा, टेंशन टेस्ट से. बगल में टेंशन टेस्ट परफॉर्म कर लो, और वैसे टेंशन टेस्ट की रीडिंग तो हमारे पास अवेलेबल भी रहती है. तो सेम मटेरियल आपने लिया, टेंशन टेस्ट परफॉर्म किया, यहाँ आपको मिल गया SYT और SUT. अगर डक्टाइल है तो दोनों मिलेंगे, ब्रिटल है तो सिर्फ SUT मिलेगा. तो बेस्ड ऑन दैट आप सिलेक्शन करोगे इसका, और जैसे आप ये लिखोगे माय डियर, आपका डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ. आप बोलोगे एरिया शुड बी मोर देन इक्वल्स टू दिस. तो डिज़ाइन का मतलब है डायमेंशंस निकालना. अब देखो यार, डिज़ाइन हो गया और आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको दिखाऊं कैसा आता है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है ना, हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होती है, देख चुके हो ये भी. सो माय डियर, इस तरीके का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता है. तो अगर मैं बोलूँ ये लोडिंग कैसी है, इस पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या आएगा, तो इस पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये आएगा. दिस इज द यूनी एक्सियल लोडिंग. ओके गाइस, सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये यूनी एक्सियल लोडिंग थी, व्हेन दिस लोडिंग वाज यूनी एक्सियल, तो हमारा डिज़ाइन हो गया था. और ये डिज़ाइन जब बिना किसी दिक्कत के हो गया, एरिया हमारे पास आ गया, इसका मतलब यहाँ में थ्योरी ऑफ फेलियर की कोई ज़रूरत नहीं थी. यही तो मतलब हुआ इस बात का. फिर मैंने कहा फिर अगले तरह की लोडिंग जो हम SOM में देखते हैं, ये तो होती है डायरेक्ट नॉर्मल. इसको बोलते हैं डायरेक्ट नॉर्मल. दिस इज सेड टू बी डायरेक्ट नॉर्मल. डायरेक्ट क्यों, फोर्स की वजह से आ रही है. इसी तरह जो दूसरी तरह की लोडिंग है वो होती है इनडायरेक्ट नॉर्मल. उसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, बीम्स की, जो कि प्योर बेंडिंग के अंदर हो. बीम्स अंडर प्योर बेंडिंग. ओके डियर, तो बीम्स अंडर प्योर बेंडिंग जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने कहा कि ये देखो जरा, ऐसे एक बेंडिंग मोमेंट लगा. जब ऐसे एक बेंडिंग मोमेंट लगा तो जो स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं दिखा चुका हूँ स्टैटिक लोडिंग के अंदर, बस उसी को यूज़ कर रहा हूँ. बार बार थोड़ी स्टैटिक लोडिंग अलग से पढ़ाया क्यों था, ताकि उसको बार बार नहीं बताना पड़े. तो स्ट्रेस कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पे कंप्रेसिव, यहाँ पे टेंसाइल, ये है न्यूट्रल फाइबर, एंड इट विल बी लाइक दिस. तो इस तरीके से स्ट्रेस का वेरिएशन है. दीज आर बेंडिंग स्ट्रेसेस. और आपको पता है यहाँ पे कॉम्प्रेसिव मैक्सिमम, यहाँ पे टेंसाइल मैक्सिमम. ये एक बीम है. और माय डियर, बीम के अंदर इस तरह का स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे पास. और अगर इस तरीके का स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो आपको पता है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे हाईएस्ट स्ट्रेस है या इस पॉइंट पे हाईएस्ट है, तो इनका स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर मैं बनाता हूँ तो इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये आ जाएगा, और इसका जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस आएगा वो ये आ जाएगा.
इज इट ओके गाइस? तो ये हो गया टेंशन वाला और ये हो गया कंप्रेशन वाला. दिस इज टेंशन, दिस इज कंप्रेशन. लाइक दिस. तो ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस के फिर से यूनिएक्सियल टाइप ऑफ लोडिंग है. आपको यही करना है, जो सिग्मा भी मैक्सिमम है उसको लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा परमिसिबल कर दो. और जैसे ये करोगे, लिखोगे एम वाई बाई आई एन ए इज लेस देन इक्वल्स टू एस वाई टी और एस यू टी बाई एन. भाई देखो ये टेस्ट कैसा होता है, यूनिएक्सियल. ये लोडिंग कैसी है, यूनिएक्सियल. ये लोडिंग कैसी है, यूनिएक्सियल. ये कैसी है, यूनिएक्सियल. तो लोडिंग और टेस्ट दोनों एक तरीके के हैं. तो हमारे पास यहाँ पर भी जो भी डायमेंशन आपका अननोन होगा वो डायमेंशन आपके पास में मान लेते, चलो आई एन ए निकाल रहे हैं, आई एन ए आ जाएगा और उसके बाद डायमेंशन निकाल लेंगे. सो माय डियर, बेंडिंग वाले केस में भी काम हमारा ऐसे बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है. अब माय डियर फिर हम बात करते हैं शाफ्ट की. देन वी डिस्कस रिलेटेड टू शाफ्ट. थर्ड एलिमेंट वी वेंट फॉर द शाफ्ट. उसके बाद शाफ्ट आपको पता है इसके अंदर क्या लगा, ट्विस्टिंग मोमेंट. तो इसके अंदर क्या लगेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट लाइक दिस. और आपको पता है कि इसके अंदर शियर स्ट्रेस आएंगी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट शियर. और शियर स्ट्रेस को किस पे दिखाते हैं, क्रॉस सेक्शन पे. तो यहाँ जो आएगी डायरेक्ट नहीं आएगी, टॉर्सनल शियर आएंगी. भाई कपल से आ रही है ना, तो दे आर इनडायरेक्ट, दे आर टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं. तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस विल कम्स इनटू द पिक्चर. और इसका अगर आप शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हो तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है. बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी डायमीटर पे आप बना सकते हो. कैसे बनाओगे भाई, बनाने का तरीका होता है जैसे ट्विस्टिंग कपल ऐसे लग रहा है, तो वी नीड टू जस्ट रेजिस्ट देम. इसको रेजिस्ट करने की जरूरत है. इसको रेजिस्ट कैसे करोगे, करने का तरीका रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर. दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, टॉर्सनल शियर. तो इस तरीके के शियर स्ट्रेसेस आ जाएंगे हमारे पास. ओके, तो ये वाली जो है ये टाउ मैक्स है, ये भी टाउ मैक्स है. ओके गाइस, तो टाउ मैक्स निकालने का तरीका आपको पता ही है. इट इज 16t बाय पाई डी क्यूब. ओके गुड. सो डियर, अब डिजाइन कैसे करेंगे, आप करेंगे ऐसे, टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टाउ परमिसिबल. अब ये टाउ परमिसिबल कहां से मिल जाएगा, टोर्शन टेस्ट. जैसे टेंशन टेस्ट होता है वैसे टोर्शन टेस्ट होता है. टोर्शन टेस्ट विल गिव यू, इट इज नथिंग बट टाउ फेलियर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और फिर जब आप ऐसे लिखोगे, इट इज गोइंग टू बी 16t बाय पाई डी क्यूब लेस देन इक्वल्स टू टाउ फेलियर divided by factor of safety, and you will be getting diameter to be more than equals to this. and again डिज़ाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है ना. तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अभी तक सब काम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. ये प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस देता है, ये आप देख ही चुके हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. दिस विल गिव यू प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि टॉर्सनल लगा है ना सिर्फ. यस, ओके. तो यहां तक भी हमें कोई थ्योरी ऑफ फेलियर की जरूरत नहीं थी. फिर कहां जरूरत पड़ी माय डियर, तब कोई चीज आई जिसको बोलते हैं कंबाइंड लोडिंग. देन समथिंग केम इनटू पिक्चर नोन एज कंबाइंड लोडिंग. जब कंबाइंड लोडिंग की बात हुई तो कंबाइंड लोडिंग मतलब जहां पे नॉर्मल और शियर एक साथ हो. इट इज लाइक दिस, दिस इज नॉर्मल, शियर, एक और नॉर्मल भी ले सकते हो, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई वाई. तो इसके लिए क्या गाइडलाइन आई भाई, इसके लिए निकाल लो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा 1, देन सिग्मा 2 इज मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, देन थर्ड थिंग इज टाउ मैक्स. तो ये मेरे पास आ गया. लोगों ने कहा सर दिक्कत क्या है, अभी भी काम बनता, कैसे बनता. लोगों ने कहा सर देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 में कोई एक बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में. आपको पता है सोम के रूल्स के हिसाब से मैथमेटिकली तो सिग्मा 1 ही बड़ा होगा, पर मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से कोई भी बड़ा हो सकता है. तो उन्होंने कहा सर सोचना क्या है, जो भी सिग्मा प्रिंसिपल वाली मैक्सिमम होगी दोनों में से मैग्नीट्यूड में, उसको लेस देन इक्वल्स टू कर दो सिग्मा परमिसिबल. मैंने कहा बिल्कुल सही है. कब,
आपको पता है ऐसा कर देंगे। अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस के बेस पे डिजाइन करना है, अगर मटेरियल ब्रिटल है, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं ब्रिटल मटेरियल फेल्स इन नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर डक्टाइल है तो शियर से फेल होगा, तो फिर आप लिख दो टाउ मैक्सिमम तो हमारे पास है ही, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। फिर मैंने कहा लिख तो दिया तुमने, पर ये सिग्मा परमिसिबल लाओगे कहाँ से? तुमने कहा सर अभी कहाँ से ला रहे थे? मैंने कहा टेंशन टेस्ट से। तो आपने कहा सर वहीं से अब ले आएंगे। आपने कहा सर लिख दो इसको SYT और SUT, SYT फॉर डक्टाइल, SUT फॉर ब्रिटल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर तुमने कहा यहाँ पर सर यहाँ पर भी वही, यहाँ पर लिख दो शियर यील्ड स्ट्रेंथ टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने कहा कहाँ से लाओगे? तुमने कहा सर जहाँ से पहले लाते थे। मैंने कहा कहाँ से? तुमने कहा सर टॉर्शन टेस्ट से। मैंने कहा ठीक है चलो, बिल्कुल आपकी बात मैंने मान ली, आपने जो कहा ठीक है। बट माय डियर एक बात समझना जरा, अब तक जो आपने किया था पहले केस में, ये लोडिंग कैसी है? यूनिएक्सियल। टेस्ट कैसा है? यूनिएक्सियल। लोडिंग कैसी है? यूनिएक्सियल। टेस्ट कैसा है? यूनिएक्सियल। तो लोडिंग और टेस्ट दोनों एक जैसे हैं। लोडिंग कैसी है? प्योर टॉर्शनल, प्योर टॉर्शन। लोडिंग और टेस्ट कैसा है? प्योर टॉर्शन। ओके, यहां पर लोडिंग कैसी है? आप बोल रहे सर कंबाइंड। और टेस्ट कौन सा यूज करना चाह रहे हो? यूनिएक्सियल। तो माय डियर कुछ ऐसा है कि मैं आपकी एक फाइट रखवाऊं किसी एक बंदे के साथ, और आप उस फाइट में लगभग 1 घंटा संघर्ष करते रहे। वो बंदा आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग था, सुमो टाइप था, पर आप 1 घंटा उसके सामने टिके रह गए। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने अपना सभी को बताना शुरू कर दिया कि हमारा एक स्टूडेंट है 1 घंटा सुमो के सामने टिक गया। लोगों ने मन में बिठा लिया अच्छा 1 घंटा सुमो उसके सामने टिक गया। उन्होंने ये नहीं सुना नंबर ऑफ सुमो कितने थे, तो कहा ठीक है हम भी देखना चाहते हैं। उन्होंने 4 सुमो बुला के आपकी फाइट रखवा दी, और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या? 1 घंटा चलोगे, आप नहीं चल पाओगे। तब 1 सुमो था, अब 4 था, अब आप 1 घंटा तब चल पाओगे अगर वो चारों सुमो बारी बारी से आए, या तो 4 में से 1 में दम हो, 3 में होना, मतलब किसी स्पेशल कंडीशन में तो चल जाएगा, हमेशा नहीं चलेगा। तो माय डियर बिल्कुल वही बात है कि अगर आप कंबाइंड लोडिंग को टेंशन टेस्ट से इक्वेट कर रहे हो तो ये हमेशा बराबर नहीं रिजल्ट देगा, सही कभी देगा कभी नहीं देगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो जब कंबाइंड लोडिंग आई तो हमारे पास जो टेस्ट है वो यूनिएक्सियल वाले हैं, हम कैसे लगा दें? तो आपने कहा सर क्या दिक्कत है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, एक काम क्यों नहीं करते आप जो टेस्ट है, टेस्ट 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 वो ही परफॉर्म कर दो कंबाइंड लोडिंग के लिए। वाई आर यू नॉट परफॉर्मिंग द टेस्ट फॉर कंबाइंड लोडिंग? वाई आर यू नॉट परफॉर्मिंग द टेस्ट फॉर कंबाइंड लोडिंग? मतलब कंबाइंड लोडिंग के लिए टेस्टिंग क्यों नहीं कर देते? अगर आप कंबाइंड लोडिंग के लिए टेस्टिंग ही कर दो तो सारा मुद्दा ही सुलझ जाएगा। मैंने कहा देखो भाई आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई करने की। तुमने कहा सर हमारे में बहुत हिम्मत है, हम करेंगे। मैं करो। तुमने कहा ठीक है सर करते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देना। मैं कहा भाई गाइडलाइन दे सकते हैं, करना तो तुम्हें, जब किसी और ने हिम्मत नहीं की तो हमारा तो मन नहीं हो रहा करने का। तो आपने कहा ठीक है सर हम करेंगे, क्योंकि ऐसा काम करने से ही तो नाम बनते हैं जो कभी किसी ने नहीं किया हो, बाकी नॉर्मल काम करने से कभी नाम थोड़ी बनते हैं। तो हमने कहा सर कुछ नया करेंगे तभी तो नाम बनेगा। आपने कहा कि ठीक है सर क्या क्या चाहिए? सिग्मा XX, सिग्मा YY और टाउ XY। अब आपको एक चीज समझ आई कि यहाँ पे वेरिएबल 3 है, और अगर वेरिएबल 3 है तो मैं एक ही बारी में तीनों को वेरी नहीं कर सकता। तो आपने कहा ठीक है एक एक करके वेरी करना शुरू करते हैं। पहले वेरिएशन सिग्मा XX का करेंगे, YY और टाउ XY को सेम रख देंगे, तो XX के वेरिएशन के इफेक्ट्स आ जाएंगे। ऐसे ही फिर YY फिर टाउ XY, और एक एक करके हम तीनों के साथ काम करेंगे। एंड यू फील इट टू बी वेरी नाइस। आपने कहा ठीक है सर ऐसा ही करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? तो आपने सिग्मा XX की पहले कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी। आपने देखा इसकी वैल्यू 1 थी, सिग्मा YY को भी 1 लिया, तो आपने देखा मटेरियल 105 MPa पर फेल हो गया। फिर आपने इसको 2 लिया, इसको 2 लिया, फिर आपने देखा मटेरियल 101 MPa पर फेल हो गया। फिर आपने इसको 3 लिया, इसको 3 लिया, आपने देखा 98 MPa पर फेल हो गया। आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रीडिंग्स आती रही। फिर आपने कहा चलो अब बहुत हो गया टाउ XY, अब सिग्मा X, और ये सारी टेस्टिंग किसके लिए चल रही है? माइल्ड स्टील के लिए। फिर आपने कहा सर बहुत हुआ, अब करेंगे किसकी बात? सिग्मा XX और सिग्मा YY की जगह YY और टाउ XY को कांस्टेंट रखते हैं। तो आपने देखा ये 140 पे फेल हो गया। फिर आपने इसको 2 रखा, इसको 2, आपने देखा 138 पे फेल हो गया, एंड सो ऑन। द सेम थिंग यू हैव रिपीटेड फॉर द थर्ड केस। और ये सारी टेस्टिंग करने थे आप माइल्ड स्टील पे, और आप करके मेरे पास 2 या 3 साल तो लगेंगे आपको ये सब काम करने में। टेस्टिंग बहुत बढ़िया। आप आए मेरे पास कि सर देखो हमने कर दिखाया, वैसे ही आप घबरा रहे थे, बड़ा काम है, मुश्किल काम है। मैंने कहा जरा दिखाओ। मैंने रीडिंग को देखा, मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ माइन अब हम बोल सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने कुछ बड़ा काम किया है। पर मैंने कहा मुझे अभी भी एक जगह गड़बड़ लग रही है। आपने कहा सर क्या? मैं कहा तुमने ऐसा केस लिया है जब सिग्मा XX सिग्मा YY 1 है और टाउ XY का रिजल्ट देख लिया। तुमने ये केस लिया जब इसमें 2 है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कभी कि ये 1 हो और ये 2 हो, या ये 2 हो और ये 1 हो? तो आपने कहा सर बात तो सही कह रहे हो,
ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं कहा जब पूछोगे तभी तो बताऊंगा। तो तुमने कहा सर कोई बात नहीं, ये भी कर लाते हैं। अब आप जाते हो, अब आपको वेरिएशन समझ में आ गए होंगे। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ये 1 और ये 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। आपको आइडिया लग गया कि मुश्किल तो है काम। इस बार आप आते हो 5 से 6 साल पूरी रीडिंग्स करने के बाद कि सर करना है, पूरे परिवार को इसी में लगा दिया है, बीवी बच्चे सब इसी में लगे हैं क्योंकि नाम बनाना है। मगर ठीक है, फिर तुम आए मेरे पास, सर अब बताओ। अब तो शायद बोलोगे हो गया, अब आपको प्राउड फील होगा। मैंने देखा, मैं कहा अभी भी एक गड़बड़ है। आपने कहा क्या सर? मैंने कहा डोंट यू फील 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, क्योंकि कभी अगर किसी ने लोडिंग 1.5 MPa लगाई तो वो तो तुम्हारे रिजल्ट यूज ही नहीं कर पाएगा। तो आपने कहा अच्छा, इसका मतलब 1.5 वाली लोडिंग भी हो सकती है। मैंने कहा 1.5 नहीं, 1.1, 1.2, 1.3 सब हो सकता है। अब आपने कहा सर ये तो सबके लिए होगा। मैं कहा बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं समझ आने लगेगा कि कट गया, हमारा समय वेस्ट हो रहा है, ये सब करना गलत है। और आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि अब तक कोई इस पर रिसर्च कर क्यों नहीं रहा था। यू विल बी फीलिंग दैट नाउ डेफिनेटली। और जैसे आपको ये फील होगा, यू विल बी फीलिंग दैट यस वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस थिंग्स। तो आप समझ गए कि सर बात सही है कि नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपने इसके लिए हिम्मत की और आप 10-15 साल बाद आए तो मैं फिर आपको ये बोलूँगा कि 1.11 भी तो होता है, 1.12 भी तो होता है। तो आप समझ जाओगे कि सर इट इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉसिबल टास्क। यस डियर, जो बात आपको इस कहानी सुनने के बाद समझ में आई वो बात उस समय के रिसर्चर्स को नॉर्मली आ गई थी। वो जानते थे कि कंबाइंड लोडिंग में स्टैंडर्ड टेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने किया ही नहीं। और कंबाइंड लोडिंग में अगर आप स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब है इनफाइनाइट लाइफ होनी चाहिए, जो ना तुम्हारी है ना मेरी है ना सर जेम्स वॉट की थी ना किसी की भी थी। सो आप समझ गए कि अब काम होने वाला नहीं है। उस समय के लोग भी समझ गए थे कंबाइंड लोडिंग के लिए टेस्ट तो कर ही नहीं सकते। तो उस समय कुछ लोगों ने कुछ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स दी, और वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जो उन्होंने दी वो कहीं ना कहीं कंबाइंड लोडिंग को टेंशन टेस्ट से जोड़ रही थी। नो डाउट दोनों का जुड़ाव बिल्कुल गलत है, तभी मैं उनको हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। दोनों को जोड़ना अपने आप में गलत है, बट लोगों ने किया और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दी गई जो कि कंबाइंड लोडिंग को टेंशन टेस्ट से जोड़ रही थी। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी तो ये स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि कंबाइंड लोडिंग अलग है, टेंशन टेस्ट अलग है, फिर भी उन्होंने जोड़ा। बट माय डियर, कुछ स्पेशल कंडीशन में कुछ स्पेशल मटेरियल्स के लिए ये सही पाई गई। और ये कुछ अंधेरे में चलाया हुआ ऐसा तीर था जो गलती से सही निशाने पर जा लगा। तो माय डियर, जब ऐसा हुआ क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हम इन्हीं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स को यूज करने लगे डिजाइन पर्पज से। और क्योंकि हम इन्हीं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को डिजाइन पर्पज से यूज कर रहे थे, इन हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स को नाम दिया गया थ्योरीज ऑफ फेलियर्स। एंड माय डियर, अभी जो थ्योरीज ऑफ फेलियर्स हैं ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हाइपोथेटिकल हैं, जो कंबाइंड लोडिंग को टेंशन टेस्ट से जोड़ते हैं। एक स्टेटमेंट हर जगह वैलिड नहीं है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये सच नहीं है, ये सिर्फ अंधेरे में चलाए तीर थे जो गलती से सही निशाने पर लगे। तो कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पर वैलिड है हमें उसके साथ देखना है, और उस तरीके से उस स्टेटमेंट के हिसाब से उस स्पेशल मटेरियल और स्पेशल लोडिंग कंडीशन से हम इन हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स को यूज करने लग गए और इनको थ्योरीज ऑफ फेलियर्स का नाम करके हम यूज करने लग गए। और माय डियर, ना केवल तब, आज तक सारे डिजाइन थ्योरी ऑफ फेलियर से ही होते हैं। अब आप बोलो सर कुछ ऐसे भी तो कंपोनेंट होंगे जिसमें कंबाइंड लोडिंग होगी ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं माय डियर, शाफ्ट कंबाइंड लोडिंग, क्यों? उसमें बेंडिंग भी लगती है, टोर्शन भी लगता है। बीम कंबाइंड लोडिंग, शियर भी लगता है और बेंडिंग मोमेंट भी लगता है। तो इस दुनिया का ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसपे कंबाइंड लोडिंग नहीं हो इन जनरल। तो जितने भी एप्लीकेशन वाले पार्ट्स हैं हर जगह कंबाइंड लोडिंग ही है। तो बिना थ्योरी ऑफ फेलियर के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये टॉपिक कंप्लीटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डेडिकेटेड है माय डियर, बट स्टिल सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस में भी डिजाइन तो इन्हीं से होना है। तो इसलिए इस थ्योरी ऑफ फेलियर्स को सोम में गेट वालों ने इंक्लूड किया 2016 में। पर सिविल से हमें मतलब नहीं, हमारा तो मशीन डिजाइन कोर्स चल रहा है। सोम होता तो मैं जा ये बात करता, अच्छा लगता। सो डियर, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन। अब आपको थ्योरी ऑफ फेलियर की जरूरत समझ आई होगी। Theory of failures are required for the designing purpose for combined loading, because in combined loading standard tests are not possible, because standard tests require infinite number of experiment, which is impossible. So we cannot go for the testing. That's why we are using those hypothetical statements known as theories of failure. तो my dear, सबसे पहले पहली स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक करके हमें, हमारे सिलेबस में 5 थ्योरीज हैं, टोटल 7 है और पेपर में 3 ही आती हैं। तो हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट। तो सिलेबस को तो पूरा पढ़ना ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में माय डियर एमपीएसटी भी बोला जाता है।
इट इज ऑल्सो नोन एज MPST इन शॉर्ट फॉर्म, एंड इट वॉज गिवन बाय सर रैंकाइन, तो इसको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाय सर रैंकाइन, तो इसलिए इसको रैंकाइन्स थ्योरी भी बोलते हैं। गिवन बाय सर रैंकाइन, इसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ओके डियर, तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं हम। सो माय डियर, क्या कहा था रैंकाइन ने, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रैंकाइन ने कहा था कि अगर, रैंकाइन मैं आपको बता दूं, ही वॉज नॉन टू बी द बिलीवर ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स, मतलब मेजोरिटी टेस्ट वो जो करते थे वो ब्रिटल मटेरियल्स पर ही करते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उनकी बातों से ऐसा झलकता है। सो माय डियर, रैंकाइन ने कहा कि अगर कोई कंपोनेंट कंबाइंड लोडिंग में है, कंबाइंड लोडिंग मतलब नॉर्मल और शियर दोनों उस पर लग रहे हैं, इफ सम मटेरियल इज और कंपोनेंट इज अंडर कंबाइंड लोडिंग, तो उन्होंने कहा कंबाइंड लोडिंग के अंदर ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रेस आएगी सिग्मा मैक्स फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा मिन सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, यू कैन से सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड डेफिनेटली टाउ मैक्स। पर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप किसी कंपोनेंट की बात करें जो कि कंबाइंड लोडिंग में है और आप चाहते हो कि वो फेल ना हो, तो उन्होंने कहा कि अगर आप प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि आ रही है बिकॉज ऑफ कंबाइंड लोडिंग से, अगर वो गलती से एक्सीड कर जाती है प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि आ रही है बिकॉज ऑफ टेंशन टेस्ट से, तो आपके मटेरियल को फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। नोबडी कैन सेव योर मटेरियल फ्रॉम फेलियर, बट इफ sigma p maximum because of combined loading is going to be less than or equals to sigma p maximum because of tension test, then material is going to be safe। तो उन्होंने कहा ए मटेरियल, मतलब मैं एक बार स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एक थ्योरी ऑफ फेलियर की, उसके बाद सारी थ्योरी ऑफ फेलियर में स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, उसमें बस आपको एक वर्ड चेंज करना है, इसी स्टेटमेंट में आपको दूसरी स्टेटमेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। यू विल से दैट a material or a component, first of all you will write this theory states that a material or a component subjected to combined loading shall not fail if maximum value of normal stress coming because of combined loading shall not exceed the same under tension test। for same material। So the material or a component, okay, this theory states that a material or a component subjected to combined loading shall not fail if the maximum value of normal stress coming because of combined loading shall not exceed the same under tension test for the same material। This is my dear definition। अब कुछ नहीं करना, अगली थ्योरी में यहाँ पे नॉर्मल की जगह shear stress कर देना, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल की जगह shear stress कर देना, थर्ड में स्ट्रेन एनर्जी कर देना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चौथे में कर देना डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और पांचवी में कर देना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन। बस इस वर्ड को चेंज कर दोगे, थ्योरी ऑफ फेलियर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। इट विल कम फॉर सेकंड थ्योरी, थर्ड थ्योरी, फोर्थ थ्योरी एंड फिफ्थ थ्योरी, लाइक दैट। ओके डियर, दिस इज द वंडरफुल थिंग आई वांटेड टू टेल यू। तो ये है थ्योरी ऑफ फेलियर की स्टेटमेंट, और आप देख सकते हो, जैसा आप जानते हो कि अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड लोडिंग की, तो उसके अंदर सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 2 ही तो होगी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस।
तो कंबाइंड लोडिंग की मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो या तो सिग्मा 1 होगी या तो सिग्मा 2। ओके, यस। अब टेंशन टेस्ट की बात कर लेते हैं। चलो टेंशन टेस्ट की बात करोगे माय डियर, तो टेंशन टेस्ट इज गोइंग इन दिस वे। Force is applied in this way, and if you are going to discuss related to tension test, तो टेंशन टेस्ट में आप लिखोगे जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है बिकॉज ऑफ टेंशन टेस्ट मैक्सिमम क्या आएगी वो आपको पता है। टेंशन टेस्ट इज अ काइंड ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग, और यूनिएक्सियल लोडिंग में जब सिग्मा जो है वो SYT के बराबर पहुंच जाता है तो मटेरियल फेल होना शुरू हो जाता है, और जब SUT के बराबर पहुंच जाता है तो मटेरियल फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम मटेरियल फेलियर की बात करेंगे तो हम इसको क्या मानेंगे, दिस इज गोइंग टू बी SYT, और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है तो SYT/N। ओके, तो अगर हमें इस तरीके से इसको अब देखना है तो आप लिखोगे स्टेटमेंट जो है थ्योरी ऑफ फेलियर की हो जाएगी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू SYT/N। माइंड करना एक चीज कि मैं बार बार SYT लिखूंगा, पर आपको उसका मतलब समझना है SYT और SUT। मैं बार बार दो चीजें नहीं लिखना चाहता, तो मैं लिखूंगा हर बार SYT/N, पर आपको समझना है SYT और SUT/N। SYT जो है वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए है और SUT जो है वो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए है। इस बात को माइंड करेंगे थोड़ा सा। SYT is for ductile materials and SUT is for brittle materials. So my dear, इसको बोलते हैं MPST। और जब ये थ्योरी आई माय डियर तो देखा गया कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। So this was found to be applicable for brittle materials। आपको पता है brittle material टेंशन से फेल होते हैं, तो brittle materials for brittle materials under all loading condition, under all loading condition it was found to be applicable for brittle materials under all loading conditions। जैसा मैंने कहा हर चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं मिलेगी, पर ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए भी कुछ जगह एप्लीकेबल पाई गई। इट वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, बट व्हेन principal stresses are of same nature। What do you mean by principal stresses are of same nature? मतलब जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आप जो निकाल रहे हो वो या तो दोनों टेंसाइल हो या तो दोनों ही कॉम्प्रेसिव हो। अगर एक टेंसाइल और एक कॉम्प्रेसिव हो जाता है तो MPST फिर वैलिड नहीं है डक्टाइल मटेरियल्स में। डक्टाइल मटेरियल्स में वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि या तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का नेचर हो सेम, बट ब्रिटल मटेरियल्स में ये दोनों ही हमेशा हर कंडीशन के लिए वैलिड है। अब ये डक्टाइल मटेरियल में दूसरे केस में वैलिड नहीं, तो दूसरे केस में कौन वैलिड है, क्यों है, वो सारा डिस्कशन सेकंड स्टेटमेंट में आएगा जो कि सेकंड थ्योरी ऑफ फेलियर है। अब माय डियर ये तो था डिस्कशन ओवर फर्स्ट थ्योरी। अब हर थ्योरी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मोहर सर्कल के लिए होता है, उसको बोलते हैं फेलियर एनवलप। तो मैं आपको फेलियर एनवलप दिखाता हूं पहली थ्योरी का। सो माय डियर लेट अस से द फेलियर एनवलप। तो जैसे आपने देखा है मोहर सर्कल में एक्स एक्सिस पे आप दिखाते हो नॉर्मल स्ट्रेस को, वाई एक्सिस पे दिखाते हो शियर स्ट्रेस को। यहाँ पे जब हम फेलियर एनवलप बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे सिग्मा 1 को और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे सिग्मा 2 को। So on x axis there is sigma 1 and on y axis there is sigma 2। तो अगर x axis पे sigma 1 और y axis पे sigma 2 है तो जरा समझते हैं कि कैसे करेंगे आगे का काम। तो मैंने आपसे कहा हमारे पास इक्वेशन है sigma 1 और sigma 2 should be less than equals to SYT/N। तो या तो sigma 1 less than equals to SYT। ओके, काम करते हैं, फेलियर एनवलप बनाने के लिए हम थोड़ा सा एक छूट देते हैं खुद को काम को आसान करने के लिए। लेट अस अज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी 1। एक बार एक मान लेते हैं, फिर 2 का इफेक्ट भी बता दूंगा, किसी भी वैल्यू का इफेक्ट बता दूंगा। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और इनइक्वालिटी को खत्म कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं।
एस वाई टी। सो माय डियर, अगर सिग्मा 1 एस वाई टी के बराबर पहुंच गया तो भी मटेरियल फेल, सिग्मा 2 एस वाई टी के बराबर पहुंच गया तो भी मटेरियल फेल, और टेंशन में पहुंच गया तो भी मटेरियल फेल, कंप्रेशन में पहुंच गया तो भी मटेरियल फेल। तो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू प्लस एस वाई टी, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू माइनस एस वाई टी, similarly sigma 2 is equals to plus syt and sigma 2 is equals to minus syt. So my dear, ये syt क्या है, yield strength of material, ये क्या होता है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन ऐसी ही तो है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे सिग्मा 1 लिख रहा हूं तो दिस इक्वेशन इज लाइक x इज इक्वल्स टू प्लस सी, दिस इक्वेशन इज लाइक x इज इक्वल्स टू माइनस सी, दिस इज लाइक y इज इक्वल्स टू प्लस सी, दिस इज लाइक y इज इक्वल्स टू माइनस सी। और ऐसी इक्वेशंस को ड्रॉ करना बहुत अच्छे से जानते हो। x इज इक्वल्स टू प्लस सी इज दिस वन, y इज इक्वल्स टू प्लस सी इज दिस वन, x इज इक्वल्स टू माइनस सी इज दिस वन, y इज इक्वल्स टू माइनस सी इज दिस वन, एंड c इज व्हाट, प्लस syt here, minus syt here, plus syt here, minus syt here. Okay dear, is it okay? So अब आपके पास जो साइन है वो लेस देन इक्वल्स टू का है। लेस देन का मतलब होता है टुवार्ड्स द ओरिजिन, मतलब ये लाइन बोल रही है टुवार्ड्स द ओरिजिन वाला रीजन ले लो, ये लाइन भी बोल रही है टुवार्ड्स द ओरिजिन वाला रीजन ले लो, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना इक्वेशन, तो मैंने एक बार वैसे ही बनाई आपको समझाने के लिए। ये भी बोल रही है टुवार्ड्स द ओरिजिन ले लो और ये भी बोल रही है टुवार्ड्स द ओरिजिन ले लो। और अगर मैं सबकी बात सुनूं तो मेरे पास जो फिजिबल रीजन आएगा, अगर मैं सबकी बात सुनूं चारों लाइनों की, तो जो मेरे पास फिजिबल रीजन आएगा ना वो ये वाला रीजन आ जाएगा, दिस रीजन। तो ये जो रीजन है ये एज पर रैंकाइन एक सेफ रीजन था, और इस रीजन को जो बाउंड्री कवर करती है, द बाउंड्री कवरिंग दिस रीजन boundary covering this region is said to be failure envelope. और रैंकाइन का कहना यह कि इस एनवेलप के अंदर रहो तो आपका मटेरियल या कंपोनेंट सेफ रहेगा। अब प्रश्न उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, 3, 4? अगर फैक्टर सेफ्टी 1 की जगह 2 होता तो यहाँ SYT की जगह SYT/2 आ जाता। तो जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की वो लाइन शायद मैं यहाँ पे ड्रॉ करता, और ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता, ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता, और ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता, और जो रीजन आता फेलियर एनवेलप का वो शायद ये आता। मतलब फेलियर एनवेलप 2 का मतलब है कि जो हमारा सेफ रीजन है वो छोटा हो जाता, और सेफ रीजन मतलब एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस, सेफ रीजन रिड्यूसेस। मतलब पहले आप बोल रहे थे कि इस रीजन में फेलियर नहीं है, अब आप बोल रहे हो कि इसमें फेलियर नहीं है, इसके बाहर फेलियर है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेफ्टी को बढ़ा रहे हो। मतलब ये वैसा ही है, पहले आप सोच के चल रहे थे कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, अब आप सोच के चलो 2,500 रुपये हैं। तो कम सोच के चलोगे तो कम खर्चा करोगे, कम खर्चा करोगे तो सेविंग बढ़ जाएगी। So this is how the safety got increases, and my dear, this is the first theory of failure said to be MPST. Discussion is over, my dear. अब हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, फिर मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, देन टॉर्शन टेस्ट और कुछ बेसिक टर्म्स। उसके साथ ही चैप्टर खत्म होगा। बहुत वंडरफुल चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रैक्टिस सेशंस गेट और नॉन गेट के हम अलग से कर ही रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करिए। माय डियर, मशीन डिजाइन में आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ इट। ओके, गुड बाय फॉर दिस सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेकंड थ्योरी ऑफ फेलियर।